हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लेट्स मेक नर्सिंग इजी। आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है हाइड्रोसिफेलस। तो हाइड्रो का मतलब भी समझ के आपको समझ आ गया होगा। हाइड्रो यानी वाटर और सिफेलस यानी कि ब्रेन। तो वाटर किसमें? ब्रेन में। और जो वाटर रहता है वो कौन सा रहता है? CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है। It is a disease in which there is enlargement of head due to enlargement of ventricle। जो आप यहाँ वेंट्रिकल्स देख रहे हो उसका एनलार्जमेंट होने के कारण क्या हो जाता है? हेड का एनलार्जमेंट हो जाता है। वो किस कारण से होता है? उसमें क्या हो जाता है? फिल्ड हो जाता है CSF, सेरेब्रोवास्कुलर फ्लूइड जो है वो इसमें फिल्ड हो जाता है। तो अब हम देखते हैं वेंट्रिकल्स में आखिर जो फ्लूइड रहता है वो क्यों फिल्ड हो जाता है। देखो, ये जो हमारा कोरॉइड प्लेक्स रहता है ऊपर टॉप में जो है, वहाँ पे जो हमारे CSF है वो बनता है, प्रोड्यूस होता है। जो प्रोड्यूस होता है 0.5 ml पर मिनट प्रोड्यूस होता है, 30 ml पर हावर प्रोड्यूस होता है, 720 ml पर डे प्रोड्यूस होता है। और उसके बाद वो ड्रेन होके वहाँ से फर्स्ट सेकंड फोर्थ वेंट्रिकल से निकलते हुए जो ये एर्गेनॉइड विलाई है वहाँ पे रीअब्जॉर्ब हो जाता है 600 ml। एंड 120 ml इसमें हमेशा प्रेजेंट रहता है। और 600 ml इसमें ऑब्जर्व हो गया तो 120 ml इसमें प्रेजेंट रहा, बच गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि या तो रीअब्जॉर्प्शन में प्रॉब्लम हो जाता है या प्रोडक्शन हाई हो जाता है, हम कॉसेस में भी देखेंगे, जिसके कारण जो क्या है वेंट्रिकल एनलार्ज हो जाता है, बच्चे का हेड जो वो बड़ा हो जाता है। तो चलो अब कॉजेस देखते हैं कि क्यों होता है आखिर। ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो, एग्जाम्पल स्टेनोसिस या फिर एट्रीजिया। स्टेनोसिस यानी कि क्या हो जाता है? नैरोइंग हो जाता है। तो जो नैरो होगा तो वहाँ ऑलरेडी जो CSF है वो जाने में प्रॉब्लम होगा, जिसके कारण अच्छे से रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। एट्रेजिया यानी कि जो पाथवे है जहाँ से CSF जा रहा है वो एब्सेंट हो गया है या तो क्लोज हो गया है। सेकेंड क्या है? डिक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ CSF का रीअब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया। और थर्ड क्या है? इंक्रीज प्रोडक्शन ऑफ CSF, जो CSF का प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो गया। अब ये जो चीजें जो कॉजेज हैं ये क्या है? दो टाइप के, एक कंजेनाइटल है, एक्वायर्ड है। कंजेनाइटल मोस्ट कॉमन होता है जो कि मदर के वूम में ही जो एबनॉर्मली फॉर्म हो गया है, जिसके कारण जो CSF है वो ऑब्जर्व नहीं हो पा रहा है और जिसके कारण वेंट्रिकल एनलार्ज हो रहे हैं। एक्वायर्ड क्या है? वो कम चांस रहता है, जो कि डेवलप होता है आफ्टर बर्थ। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं हाइड्रोसिफेलस। तो कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस होता है, नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस होता है। कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस में क्या होता है? नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस, डिक्रीज ऑब्जॉर्प्शन और इंक्रीज प्रोडक्शन। ये क्या है? नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस है, जिसमें कि ऑब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जा रहा है, डिक्रीज ऑब्जॉर्प्शन हो रहा है, और क्या हो जा रहा है? इंक्रीज प्रोडक्शन हो जा रहा है, जिसके कारण जो वेंट्रिकल एनलार्ज हो रहे हैं। अब सेकंड जो है वो है नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसिफेलस। इसमें क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस रहता है। एब्सेंट ड्रेनेज, जो ड्रेनेज ही है वही एब्सेंट रहता है, जिसके कारण जो CSF है वो रीअब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है। तो इसमें क्या है? एक साइंटिस्ट है एर्नॉइड कैरिस करके, जो कि बताया था एर्नॉइड कैरिस माल फॉर्मेशन से है, जिसमें कि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है कहाँ? फोर्थ वेंट्रिकल्स में। तो ये एक ठोक ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस का एग्जाम्पल है, जहाँ पे क्या होता है? ब्रेन के टिश्यू एक्सटेंड हो जाते हैं और स्पाइनल कॉर्ड को क्या कर देते हैं? कंप्रेस कर देते हैं। तो वहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो जाता है, जो कि नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफेलस में आता है। अब इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन साइन सिम्टम देखें तो अर्ली साइन अगर आपसे पूछा जाए कि अर्ली हमको कैसे पता चलेगा कि इस बेबी को हाइड्रोसिफेलस है या होने वाला है, बिल्डअप होने वाला है, क्योंकि ये पैदा होने के बाद ही हमको देखना रहता है। तो क्या रहेगा? बल्जिंग फ्रंटनल, जो फ्रंटनल रहते हैं, जो लैम्डा और ब्रेगमा रहते हैं, लैम्डा और ब्रेगमा। तो ब्रेगमा क्या लार्जेस्ट रहता है, तो फ्रंटनल रहता है, तो वहां पर से क्या बल्ज आउट दिखेगा आपको, ऐसा लगेगा निकला हुआ है। तो उससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस बेबी को अभी आगे चल के कुछ महीनों दिनों में हमको क्या दिखेगा? उसमें हाइड्रोसिफेलस देखने मिल सकता है। मैक्रोसिफेली यानी कि लार्ज हेडेड साइज बेबी रहेगा। नॉर्मल 33 से 35 सेंटीमीटर होता है, जिसको अप्रॉक्स 34 सेंटीमीटर मानते हैं। और अगर आप उसका हेड सर्कमफ्रेंस लोगे तो आपको मे बी वो 40 मिले, 41 मिले, 39 मिले, ऐसे मिल सकता है। फिर क्या करेंगे? विजिबल स्कैल्प वेन, जो स्कैल्प का वेन रहेगा वो आपको विजिबल दिखेगा उसमें, क्योंकि स्किन ऑलरेडी बहुत एक्सटेंड हो जाती है। तो फिर क्या होता है?
उसमें ना जो स्कैल्प के वेन रहते हैं वो आपको एकदम विजिबल दिखते हैं। टॉट एंड साइनी स्कैल्प, एकदम साइनी स्कैल्प दिखेगा आपको। सनसेट आईस दिखेगा आपको। सनसेट आई यानी कि आई एकदम नीचे की ओर आ जाता है, जैसे कि इसमें मैंने डायग्राम में बनाने की कोशिश भी की। आंख थोड़ा नीचे की तरफ हो गया है, ऐसा लग रहा है सन क्या हो रहा है, सेट नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऐसा दिखेगा आपको। साथ में दिखेगा मैकवेन साइन यानी कि क्रैक पॉट साउंड आएगा। अगर आप बेबी के स्कैल्प पे टैप टैप करोगे तो वहां से क्रैक पॉट का साउंड आएगा। साथ में बेबी को वॉमिटिंग रहेगा। अनेबल टू हेड होल्डिंग, जो बेबी इजिली हेड होल्डिंग कर लेते हैं वो इसमें क्या है, इसमें लेट रहेगा या फिर होगा भी नहीं, क्योंकि बेबी का हेड जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, तो वो हेड होल्डिंग नहीं कर पाएगा। हम इसका डायग्नोसिस देखते हैं। तो डायग्नोसिस में हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन और नॉन कॉन्ट्रास्ट सीटी स्कैन ब्रेन का। तो इसमें देखो सीटी करने के बाद एनलार्ज वेंट्रिकल कुछ इस टाइप से दिखेंगे वाइटिस में आपको। साथ में आप यूएसजी कर सकते हो, क्रेनियल का एमआरआई कर सकते हो, एमनियोसिंथेसिस कर सकते हो। जब बच्चा छोटा रहे, मदर के वूम में रहे, तो एमनियोसिंथेसिस करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कोई सा भी एबनॉर्मेलिटी, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी अगर हमको आइडेंटिफाई करना है। तो ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो मेडिकल मैनेजमेंट में हम दे सकते हैं कार्बोनिक एरिहाइड्रेस इनहिबिटर, जो कि क्या रहता है, दिस आर द ड्रग दैट कम अंडर डायूरेटिक थेरेपी। इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ हाइड्रोसिफेलस, जो कि है एसिटाज़ोलामाइड। अब हम देखते हैं और हम क्या क्या कर सकते हैं। तो सेकेंड है शंटिंग इन द ड्रेनिंग सिस्टम विच इज यूज टू ड्रेन CSF फ्रॉम वेंट्रिकल। हम शंटिंग भी यूज कर सकते हैं। अब शंटिंग इसमें कुछ टाइप के हैं वो देखते हैं। तो VP शंट होता है, VA शंट होता है, वेंट्रिकुलर प्लूरर शंट होता है, सब एर्कनॉइड पेरिटोनियल शंट होता है। तो VP शंट होता है वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट, VA शंट होता है वेंट्रिकुलर आर्टेरियल शंट, और वेंट्रिकुलर प्लूरर शंट और सब एर्कोनॉइड पेरिटोनियल शंट। तो ये 4 टाइप के शंट होता है जिसको हम एक एक करके थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं। VA shunt cat is a type of shunt in which there is a ventricle of brain is connected with peritoneal cavity by use of shunt. This CSF is drain and hydrocephalus is manage. इसमें क्या होता है, जो CSF रहता है वो ड्रेन हो जाता है और हाइड्रोसिफेलस हम मैनेज कर पाते हैं। इसमें शंट लेते हैं और वेंट्रिकल्स से कनेक्ट करते हैं और पेरिटोनियल कैविटी में उसको ओपन कर देते हैं, जिससे कि जो रहता है जो भी CSF वो पेरिटोनियल कैविटी में लीक आउट हो जाता है जितना मोर रहता है। और कॉमन टाइप ऑफ शंट आर, कॉमन टाइप ऑफ एक मतलब कि जो VP शंट है, वेंट्रिकुलर पेरिटोनियल शंट, ये क्या रहता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप का शंट बोलते हैं इसको। लेस रिस्क ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन, इसमें क्या है, सिस्टमिक इन्फेक्शन का लेस रिस्क रहता है और कैन बी यूज लॉन्ग लास्टिंग, और इसको हम लॉन्ग लास्टिंग भी यूज कर सकते हैं। साइड इफेक्ट देखा जाए तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेरिटोनाइटिस एंड एब्डोमिनल पैथोलॉजी। ये क्या है, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहता है पेरिटोनाइटिस यानी कि पेरिटोनियल कैविटी में कोई इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन है उसमें। अदरवाइज हम इसको यूज कर सकते हैं, मोस्ट कॉमन है, लेस रिस्क है इन्फेक्शन होने का। अब सेकंड देखते हैं तो VA शंट। VA शंट को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर आर्टेरियल शंट, यूज व्हेन VP शंट इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। हम इसको तब यूज करेंगे जब VP शंट कॉन्ट्रा इंडिकेटेड जैसे कि पेरिटोनाइटिस में। और CSF इज ड्रेन फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एट्रिया ऑफ द हार्ट। इसमें क्या रहता है, जो CSF रहता है वो वेंट्रिकल से एट्रिया, हार्ट के एट्रिया में ओपन कर देते हैं। मोर रिस्क ऑफ सिस्टमिक इन्फेक्शन, क्योंकि ब्लड भी वहां से, अगर CSF में कोई इन्फेक्शन है तो पूरे बॉडी में फैल सकता है, तो इसीलिए इसको हम लेस यूज करते हैं। लेकिन अगर पेरिटोनियल शंट नहीं हो पा रहा है कुछ कारण से, कुछ इन्फेक्शन से, तो फिर हम इसको रिस्क में लेके यूज करते हैं। अब अगर नर्सिंग केयर देखें तो बिफोर शंटिंग हम क्या क्या नर्सिंग केयर देते हैं वो देखते हैं। तो पोजीशन देंगे हेड ऑफ बेड 30 डिग्री एलिवेटेड टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ ICP, इंटरक्रेनियल प्रेशर का रिस्क हटाने के लिए हेड ऑफ बेड को एलिवेट कर देंगे 30 डिग्री पे। हेड शुड बी सपोर्टेड, हेड को सपोर्ट करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बड़ा और हैवी रहेगा, जो बच्चा नहीं संभाल पाएगा, तो उसको सपोर्ट देंगे। असिस्ट GCS ग्लूको, जो उसका GCS लेवल है
ग्लास्कोकोमा स्केल, उसको असिस्ट करेंगे ताकि हम ये पता कर सके कि उसका लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस कैसा है, ताकि इससे हम ये पता कर पाएंगे कि उसका आईसीपी इंक्रीज है कि मतलब ठीक है या फिर उसको कोई प्रॉब्लम हो रहा है। फ्रीक्वेंट चेंज पोजीशन ऑफ हेड टू प्रिवेंट प्रेशर सोर, उसका जो फ्रीक्वेंटली उसका हेड का पोजीशन चेंज करते रहेंगे ताकि उसको प्रेशर सोर ना हो। हेड सर्कमफ्रेंस भी चेक करना है ताकि हम अगर शंटिंग लगाएं तो उसके बाद हेड जो शंट है वो यूजफुल हो रहा है कि नहीं वो हम पता कर सकें। आफ्टर शंटिंग हम क्या करेंगे, पोजीशन देंगे सुपाइन एंड टर्न हेड इन नॉन ऑपरेटिव साइड, सुपाइन पोजीशन देंगे, साथ में जो उसका हेड है वो नॉन ऑपरेटिव साइड टर्न कर देंगे। इससे क्या होगा, टू प्रिवेंट एक्सेस ड्रेनेज एंड प्रिवेंट कंप्रेशन ऑफ ड्रेनिंग सिस्टम। तो जो नॉन ऑपरेटिव साइड उसका हेड टर्न करने से एक्सेस ड्रेनेज प्रिवेंट करेंगे और साथ में जो कंप्रेस हो रहा है, जो जिस तरह से सर्जरी हुआ है वो भी कंप्रेस नहीं होगा। और इसमें साथ में हमको मेजर करना है हेड सर्कमफ्रेंस डेली, जो बेबी का है उसको मेजर करना है। टू चेक एनी ऑब्स्ट्रक्शन एंड माल फॉर्मेशन इन ड्रेनेज, हमको चेक करते रहना है कोई ऑब्स्ट्रक्शन या माल फंक्शन तो नहीं है ड्रेनेज में। एजुकेट द पेरेंट्स अबाउट यूज ऑफ प्रेशर बटन टू मिनिमाइज रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन ड्रेनेज ऑफ सीएसएफ। उसमें एक प्रेशर बटन रहता है जो कि नेक के साइड ईयर के पास रखते हैं, जिसको हमको उसके पेरेंट को एजुकेट करना है ताकि जो मिनिमाइज हो जाए रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, ताकि उसको प्रेस करते रहें बार बार, जिसके कारण जो प्रेशर है वो भी मेंटेन रहेगा और रिस्क ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन भी नहीं रहेगा। अब देखते हैं हेड सर्कमफ्रेंस जो बेबी का नॉर्मली रहता है 3 मंथ में 40 सेंटीमीटर, 6 मंथ में 43 सेंटीमीटर, 12 मंथ में 46 सेंटीमीटर, 2 ईयर में 48 सेंटीमीटर, 12 ईयर में 52 सेंटीमीटर, जो कि अप्रॉक्स एक अडल्ट का इतना हो जाता है डेवलपमेंट। फिर हम देखते हैं मेजर हेड सर्कमफ्रेंस टू रूल आउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन फ्लो ऑफ सीएसएफ ड्रेनिंग बाय शंट। और हमको हेड सर्कमफ्रेंस क्या है मेजर करते रहना है ताकि हमको ये पता चलते रहे कि ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्ट होगा तो फिर बेबी का हेड क्या है बड़ा होने लगेगा। तो ये हमको चेक करते रहना है बेबी का हेड सर्कमफ्रेंस। एंश्योर पेटेंसी ऑफ शंट, शंट जो है एकदम क्लियर रहे, उसमें कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, ये हमको एंश्योर करते रहना है। असिस्ट द इंसर्शन साइट ऑफ शंट फॉर एनी इन्फेक्शन साइन ऑफ इन्फेक्शन जैसे कि रेड, टेंडर, वार्म, ड्रेन हो रहा है, फीवर, ये सबको हमको असिस्ट करते रहना है। ये क्या है, एक ठोक इन्फेक्शन का जो है वो है सिम्टम्स है, तो हमको इसको क्या करते रहना है, असिस्ट करते रहना है। साइन ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन इन शंट, अगर इन्फेंट है तो क्या करेगा, क्राई करेगा और फीड को क्या करेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, खाना नहीं खाएगा। और अगर चाइल्ड है तो उसको क्या होगा, एनोरेक्सिया होगा, भूख नहीं लगेगा उसको। और उसके बाद जो है अवॉइड स्ट्रेनस एक्टिविटी ऑफ चाइल्ड टू प्रिवेंट शंट डिसलोकेशन। जो स्ट्रेनस एकदम हार्ड एक्टिविटी बच्चे से नहीं कराना है ताकि जो उसका शंट है वो डिसलोकेट, मतलब जिस जगह पे हमने डाला है उस जगह से कहीं और, मतलब उस जगह से निकल ना जाए, डिसलोकेट ना हो जाए, इसलिए। तो यहाँ पे हमने जो ये टॉपिक है हाइड्रोसिफेलिस वो कंप्लीट किया। आपको समझ आया कि नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल पे न्यू हो तो ऐसी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।